खबर असरदार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एमपी सरकार के मंत्रियों ने अपनी पत्नियों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। सीएम मोहन यादव के अलावा दूसरे मंत्री इसे लेकर बेहद ही खुश नजर आए। देखिए। आज अयोध्या में हर सनातनी रामलला के दर्शन करना चाहता है। कुछ को भगवान ने बुला लिया और कुछ भगवान राम के बुलावे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एमपी के कई मंत्रियों को रामलला के दर्शन का सौभाग्य मिल गया। सीएम मोहन यादव जब गर्भगृह में पहुंचे तो रामलला के सामने पत्नी के साथ साष्टांग दंडवत हो गए। थोड़ी देर रामलला की छटा को निहारा, बाद में दर्शन को अपना सौभाग्य बताया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से हम यहाँ आए हैं, तो मुझे इस बात का सौभाग्य है। अयोध्या में भगवान राम के प्रणाम करने के बाद हम सब संकल्प कर रहे हैं कि गरीब हितैषी योजनाओं को ठीक से और नीचे लागू। हमारे यहाँ तो दर्शन बाबा महाकाल के करते थे, एक मंत्र बोलते शिवाय नमः विष्णुवे नमः, शिवाय नमः विष्णुवे नमः। तो स्वाभाविक रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं। जय श्री राम। डेप्यूटी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम का धन्यवाद दिया। साथ ही सनातनियों के सपने के साकार होने की बात कही कि वर्षों से उलझा हुआ जो मामला था, ऐसा लगता था कभी सुलझ ही नहीं पाएगा, लेकिन मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ इसको सुलझा के और इतना भव्य मंदिर बनाया यहाँ पे, जिसकी लोगों को कल्पना नहीं थी, और उसमें रामलला को वहाँ पर विराजित करने का जो ऐतिहासिक काम हुआ, ऐसा पल हम सबको देखने को मिल रहा है। ये हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है हमारी पीढ़ी को। दर्शन के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे। कैलाश विजयवर्गीय ने खुद को धन्य माना, साथ ही जय श्री राम का जयकारा भी लगाया। बहुत अच्छा है जी, धन्य हो गए यहाँ आकर। जय श्री राम होगा सर, जय श्री राम एक बार होगा। जय श्री राम। सौभाग्यशाली हम लोग कि मोदी जी के युग में भगवान राम को दर्शन कर रहे हैं उनके भवन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, हम धन्य हैं। इससे पहले मोहन कैबिनेट के मंत्री एक विशेष विमान से अयोध्या के लिए रवाना हुए। जय श्री राम के साथ मां नर्मदा और बाबा महाकाल के भी जयकारे लगे। अयोध्या एयरपोर्ट से दल में शामिल सभी 63 लोग इलेक्ट्रिक बस से मंदिर पहुंचे और रामलला के दर्शन किए। ओ राम आ गए तो राम राज लाएंगे, राम आ गए तो राम राज लाएंगे, ओ राम आ गए तो राम राज लाएंगे, राम आ गए तो राम राज लाएंगे, बार बार हम मोदी को जिताएंगे, बार। इससे पहले सीएम ने अयोध्या में सरयू किनारे विक्रमादित्य घाट और यात्रियों के लिए गेस्ट हाउस बनवाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना में जनविश्वास रैली में पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर पीएम का करारा जवाब आया। परिवारवाद पर हमले को लेकर लालू प्रसाद यादव ने अमर्यादित टिप्पणी की थी, लेकिन पीएम ने देश की जनता को अपना परिवार बताकर जवाब दिया। उधर एमपी में भी इसे लेकर सियासत खूब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तेलंगाना की रैली में मोदी ने 2024 चुनाव का नैरेटिव सेट कर दिया। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया। इसके बाद बीजेपी ने मैं मोदी का परिवार नाम से कैंपेन शुरू कर दिया। बीजेपी के सभी मंत्री और वरिष्ठ नेताओं ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार जोड़ दिया। सबसे पहले सुनिए परिवारवाद पर मोदी का अब तक का सबसे बड़ा हमला। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। दरअसल रविवार को पटना के गांधी मैदान में इंडी गठबंधन ने रैली की।
इस दौरान आरजेडी के लालू प्रसाद यादव शब्दों की मर्यादा भूल गए और पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी की। बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। उधर लालू प्रसाद के बयान के बाद से बीजेपी ने इंडी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल बदलकर नाम के आगे मोदी का परिवार लिखा। वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन जब शुरू होता है तो वो कहते हैं मेरे परिवारजनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को अपना परिवार माना है, लेकिन लालू यादव से लेकर के जो अपने ही परिवार में समाहित पार्टियां हैं, उनके मन में केवल अपना परिवार है। उधर जीतू पटवारी ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी के हमलों से बचाव किया, साथ ही संघ को घेरने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी के एथिक्स और सिद्धांत बदल गए, देश को गुमराह किया, प्रोपोगेंडा बनाने के लिए हर दम तैयार रहते हैं। पहले कहते थे बीजेपी देश बड़ा है, फिर पार्टी बड़ी है, फिर नेता बड़ा है। ये आज इनने नेता बड़ा किया है, पार्टी छोटी की है। ये पहले संघ परिवार था, मोदी परिवार है। पीएम मोदी के लिए अमर्यादित बोल का खामियाजा विपक्ष को भारी पड़ सकता है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव हैं, ऐसे में बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार किया है, जो इंडी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकता है। बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर कर रही है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर पीएम मोदी पर लालू प्रसाद यादव के बयान पर सीएम मोहन यादव और विष्णुदेव साय ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। हमने भी जोड़ा है, सभी जोड़ रहे हैं, और ये बात सही कि माननीय मोदी जी का ये जो ध्येय वाक्य है कि समूचा परिवार उनका है, पूरा भारत देश उनका परिवार है, ये उनके बहुत उदात्त विचार है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा और हम सब भारतवासियों को गर्व होना चाहिए कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कारण से बच्चा बच्चा उनके इस भाव को श्रद्धान्वित है और स्वागत करता है। लालू प्रसाद यादव टिप्पणी किए थे, जो बड़े माननीय व्यक्ति हैं, केंद्र में मंत्री रहे, बिहार के कई बार से मुख्यमंत्री रहे, कि मोदी जी का कोई परिवार नहीं है। तो मोदी जी के परिवार जितना बड़ा तो किसी का परिवार नहीं है। 140 करोड़ उनके परिवार में सदस्य हैं। आज इस देश में जो 140 करोड़ भारतीय हैं, वो सबके वो मुखिया हैं, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको लेके वो सबका भला चाहते हैं। पीएम मोदी पर अब तक किए गए निजी और अमर्यादित हमलों के आखिर परिणाम क्या रहे, वो भी चलिए जान लेते हैं। 2014 में मणिशंकर अय्यर ने पीएम को लेकर बयान दिया, चाय वाला पीएम नहीं बनेगा, और जब चुनाव हुए तो कांग्रेस को महज 44 सीटें मिली। यहां पर सीधा बदलाव देखने को मिला। 2019 का जिक्र करते हैं। 2019 में राहुल गांधी रफाल डील को लेकर चौकीदार चोरे के कई बार नारे लगाते रहे। लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस को सिर्फ 19.7% वोट मिले। आगे बढ़ते हैं, 2024 का जिक्र करते हैं। लालू प्रसाद यादव ने पीएम को लेकर कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं है, आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं, ऐसे में नतीजा क्या होगा ये देखना होगा। आगे बढ़ते हैं। हालांकि पीएम पर जब जब अमर्यादित टिप्पणी विपक्ष ने की है, उसे मुंह की खानी पड़ी है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जिक्र 2007 का। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। 2014 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था, मोदी कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय बेचें, वो चाय वाला क्या प्रधानमंत्री बनेगा। इसे बीजेपी ने बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और इसका सीधा असर कांग्रेस पर पड़ा था। 2016 का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने जवानों की खून की दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। 2017 का जिक्र करते हैं। गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीच किस्म के आदमी हैं, और यह भी कांग्रेस पर बैकफायर हो गया। 2019 का अगर हम जिक्र करें, इसमें राहुल गांधी ने रफाल डील को लेकर बार बार कहा कि चौकीदार चोर हैं, और उसके बाद बीजेपी ने भी चौकीदार वाला कैंपेन चला डाला।
2022 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। गुजरात चुनाव के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से पूछा था कि आपके कितने चेहरे हैं, क्या आपके रावण की तरह 100 सिंह हैं? तो ये भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ा। कांग्रेस नेता ने मधुसूदन मिस्त्री ने तो कहा कि हम मोदी जी को उनकी औकात बताते हैं। इसके बाद भी सीधा असर कांग्रेस पर देखा गया। 2023 का अगर हम जिक्र करें कर्नाटक विधानसभा चुनाव का, इसी के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं, और इसके बाद भी खासा असर कांग्रेस के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का भी जिक्र हम करते हैं। एमपी में राहुल गांधी की न्याय यात्रा जारी है। आज राहुल गांधी ने शिवपुरी में न्याय यात्रा की और कल बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में न्याय यात्रा निकालने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि न्याय यात्रा को भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, लोकसभा चुनाव की गहमागहमी के बीच राहुल गांधी मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। ग्वालियर पहुंचे राहुल गांधी का प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने स्वागत किया। उसके बाद राहुल शिवपुर के लिए निकल गए, जहां उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। पेपर लीक भी हो जाते हैं, पटवारी घोटाला, उसके बारे में अभी थोड़ा बताऊंगा आपको। पब्लिक सेक्टर को पूरा प्राइवेटाइज कर दिया, पब्लिक अस्पतालों को उन्हीं को 20-25 लोगों के हाथ कर दिया, स्कूल कॉलेजेस को उन्हीं 30-40 लोगों को पकड़ा दिया। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में चल रही यात्रा के दौरान बीजेपी कांग्रेस के बीच इस यात्रा को लेकर वार पलटवार जारी है। वहीं न्याय यात्रा से उत्साहित कांग्रेस अब जीत के दावे भी करने लगी है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जहां तक बात है, जगह जगह ये लोग मतलब इस तरह के अड़ंगे डाल रहे हैं कि यात्रा सफल ना हो पाए राहुल जी की। फिर भी जनता का अपार स्नेह और अपार समर्थन मिल रहा है, और ये कह रहे हैं इनको जानकारी नहीं है। मुझे लगता है डिप्टी सीएम साहब शायद नींद से नहीं जागे हैं, अच्छे थोड़ा नींद से जागे। यहाँ तो दर्शन वर्शन करने गए हैं, उस पर थोड़ा सा नींद से जाग जाएं, थोड़ा सा आंखें खोल लें, चश्मा वश्मा लगा लें, शायद इसलिए हो सकता है उनको ना दिख रहा हो। कांग्रेस भले ही राहुल गांधी की यात्रा से एमपी में करिश्मा की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर निशाना साध रही है। पार्टी का कहना है कि यात्रा को समर्थन तो दूर की बात है, पार्टी के अपने नेता राहुल गांधी से दूर होते जा रहे हैं। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश यात्रा में कमलनाथ और नकुलनाथ ने उनसे दूरी बना ली है, यात्रा से दूरी बना ली है। कोई ये न्यूज नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी राहुल गांधी जा रहे हैं, इनके वरिष्ठ नेता ही इनसे दूरी बनाते हैं, इनके कार्यकर्ता ही इनसे दूरी बनाते हैं। वहां कांग्रेस या तो टूट जाती है, या इनका इंडी गठबंधन टूट जाता है, या कांग्रेस में दरार। बीजेपी का वार और अपनों के समर्थन के दावे के बीच राहुल गांधी की न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में जारी है। शिवपुर के बाद राहुल गांधी की उज्जैन में यात्रा होगी। उज्जैन में राहुल गांधी बाबा महाकाल का दर्शन कर अपनी यात्रा का आगाज करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि अब की बार कुछ अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहुल की यात्रा एमपी में चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले हो रही इस यात्रा को कांग्रेस अहम भी मान रही है। 2 मार्च से एमपी में शुरू हुई यात्रा ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस। लोकसभा की यहां 4 सीटें हैं। विधानसभा में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर भी दी थी। 19 सीटों पर बीजेपी, 15 पर कांग्रेस का कब्जा रहा। तो वहीं महाकाल का आशीर्वाद भी राहुल लेने वाले हैं। सॉफ्ट हिंदुत्व का यहां पर संदेश कहीं ना कहीं देने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। वहीं किसान बेरोजगारी का मुद्दा भी राहुल इस दौरान उठा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। एमपी और छत्तीसगढ़ में लोकसभा उम्मीदवारों का कांग्रेस जल्द जो है उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और कहा यह जा रहा है कि लिस्ट को करीब करीब फाइनल कर लिया गया है। हालांकि कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बीजेपी तंज भी कस रही है, गुटबाजी के आरोप भी लगा रही है। देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 195 योद्धाओं के नाम का ऐलान कर दिया है। प्रत्याशियों के नाम को लेकर पिछड़ चुकी कांग्रेस को लेकर कहा यह जा रहा है कि प्रत्याशियों के नाम का जल्द ऐलान किया जा सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ में दावेदारों को लेकर दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन हुआ। कांग्रेस का कहना है कि बस अब अंतिम मुहर लगना बाकी है, यानी नाम तय हो चुके हैं। और मैं समझता हूं कि लगातार
क्योंकि 29 सीटें हैं, 29 सीटों पे लगातार बातचीत चल रही है और लिस्ट लगभग फाइनल है। तो जो भी हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जब भी मीटिंग तय होती है 9, 10, 11 में जब भी होगी, तो मैं समझता हूं कि पहली लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी। स्क्रीनिंग कमेटी का बैठक हुई है और सभी 11 सीटों पे 1-to-1 चर्चा हुआ है, सभी डिस्कस हुआ है। संभवतः अच्छा डिस्कस हुआ है। अब इंतजार है सीएससी का। जब सीएससी होगा तो हमारे पूरे नाम लगभग क्लियर हो जाएंगे। आपने मतलब स्क्रीनिंग कमेटी का काम पूरा हो गया? हम लोग का स्क्रीनिंग कमेटी का पूरा काम हो गया। अब बाकी है सीएससी का। सीएससी कब संभावित है सर? अब तो एआईसीसी को तय करना है। तो एक तरफ टिकट को लेकर कांग्रेस माथापच्ची कर रही है, वहीं बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट पर तंज कस रही है। बीजेपी ने कांग्रेस पर गुटबाजी के आरोप लगाए, साथ ही सवाल भी पूछा कि आखिर किस गुट की लिस्ट आ रही है। देखिए, पहला प्रश्न तो ये कि कौन सी कांग्रेस की सूची? जीतू पटवारी कांग्रेस, कमलनाथ कांग्रेस, दिग्विजय कांग्रेस, और अब तो सुना है कि मध्य प्रदेश में राहुल गांधी कांग्रेस भी अलग हो गई है। दूसरा, कांग्रेस में कब प्रत्याशी चयन का आधार योग्यता रहा है? वहां तो परिवार होता है, वहां गुट होता है, वहां पे कितना पैसा नीलामी में दिया जा रहा है ये होता है। तो जब तक ये तीनों पैमाने तय नहीं होंगे तो कांग्रेस की कोई भी सूची निराधार है। असली सूची तो पीछे से बन रही होगी। दिल्ली में 7 मार्च को सीईसी की बैठक होनी है। माना यह जा रहा है कि इसके बाद कांग्रेस पहली लिस्ट को जारी कर सकती है, लेकिन ऐसा भी संभव है कि तब तक बीजेपी की और भी लिस्ट आ सकती है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर बीजेपी विधानसभा चुनाव की तरह ही एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर भारी पड़ी है। और अगर चुनाव के नतीजों में भी ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए बड़ी निराशा हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा फैसला दिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। खुद पीएम मोदी ने भी फैसले को ऐतिहासिक बताया। सुप्रीम कोर्ट ने सदन में नोट लेकर वोट देने पर अब एक्शन करने की बात कही है। साथ ही 26 साल पुराना अपना फैसला भी बदल दिया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। वोट के लिए नोट लिया तो अब किसी की खैर नहीं, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो या फिर कोई भी बड़े से बड़ा तुर्रम खा नेता हो, कोर्ट किसी को नहीं छोड़ेगा। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला भी सुना दिया है। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलटा है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर सांसद पैसे लेकर सदन में भाषण या वोट देते हैं तो उनके खिलाफ भी मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर आभार जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट ने एक महान निर्णय लिया है जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और सिस्टम में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे समय में आया है जब लगातार सांसद या विधायकों पर नोट के बदले वोट देने के आरोप लगे हैं। हाल ही में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर भी ऐसे ही आरोप लगे थे और उनकी सांसदी चली गई थी। मोइत्रा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने किसी से लाभ लेकर संसद में सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है कि किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं है। देश के नागरिकों के लिए ये अपराध है तो फिर रिश्वत लेकर वोट देने पर विधायक और सांसद को छूट नहीं दी जाएगी। 7 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से ये फैसला सुनाया है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि किसी सदस्य द्वारा किया गया भ्रष्टाचार या रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को खत्म कर देती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये पैसा लेके वोट करना और पैसा लेके सवाल पूछना ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए जहर के समान है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए कैंसर है, इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी है। और आज स्पष्ट कर दिया है, अब किसी भी विधायक को या किसी भी सांसद को पैसा लेके पार्लियामेंट में कुछ भी करने पे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी। उसको नॉर्मल जैसे एक क्रिमिनल के खिलाफ केस चलता है, एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलता है, वो भ्रष्टाचारी के खिलाफ केस चलेगा। दरअसल ये मामला झामुमो के सांसदों के रिश्वत कांड पर आए आदेश से जुड़ा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा था।
आरोप है कि सांसदों ने 1993 में नरसिम्हा राव सरकार को समर्थन देने के लिए वोट दिया था। इस मसले पर 1998 में 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। ये मुद्दा दोबारा तब उठा जब झामुमो की विधायक सीता सोरेन ने अपने खिलाफ जारी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने की याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा कि संविधान में उन्हें अभियोजन से छूट मिली है। दरअसल सीता सोरेन पर आरोप था कि उन्होंने 2012 के झारखंड राज्यसभा चुनाव में एक खास प्रत्याशी को वोट देने के लिए रिश्वत ली थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है क्योंकि सदन में नोट लेकर वोट देने के कई बार मामले सामने आए थे, लेकिन सांसदों और विधायकों को मिले विशेष अधिकार के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने पूरा खेल ही बदल दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और भी खबरों के साथ।